सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चौथा लेक्चर होने वाला है, जिसमें अभी व्हीटस्टोन ब्रिज बताएंगे या फिर व्हीटस्टोन नेटवर्क भी बोला जाता है। और हम लोग देखेंगे कि जब इन्फिनाइट सीरीज तक जाता है रजिस्टर्स का नेटवर्क, तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है ना। वो सब चीज़ें हम अभी आपको बताने वाले हैं। क्या बातें हैं वो देख लेते हैं बच्चों। पहली बात, आपको व्हीटस्टोन नेटवर्क पढ़ना है तो आप बोलेंगे ये तो कैपेसिटेंस में भी आया था भाई। बच्चों बिल्कुल सही बोले आप, कैपेसिटेंस में भी आया था। तो वैसा ही यहाँ पे भी है, वैसा ही यहाँ पे भी है। जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ आपको, व्हीटस्टोन नेटवर्क किस पे काम करता है, मतलब ये आया ही क्यों है ना। देखिए, जब चीज़ें अगर आपसे पैरेलल में और सीरीज में जब रजिस्टर कनेक्टेड हो तो हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वही बात अगर उन दोनों से नहीं बने, ऐसा नेटवर्क होते हैं जो ना ही सीरीज में होते ना ही पैरेलल में, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एग्जाम्पल से समझिए आप, है ना। पहले आप एग्जाम्पल से समझिए बच्चों। मान लेते हैं आपको एग्जाम्पल में ये दे रखा है, ऐसा है, और यहाँ से आपने एक वायर लिया और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से वायर लिया और फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, है ना बच्चों। और बोला जाता है कि ये आपके पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या होगा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा भाई। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ए है ये और बी है, इनके बीच में तो ये तार कनेक्टेड है, तो ये कुछ चेंज कर देगा और सबका रेजिस्टेंस आपको आर दे रखा है। ठीक है, ओके सर जी, सर जी तो मैं नहीं हूँ, अरे यार कुछ भी नहीं हूँ मैं। बट चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, तो हमने बताया था एक बात कि अगर वायर में कुछ नहीं आया तो उसका पोटेंशियल वही रहता जाता है। तो ए पॉइंट ए है तो इसका पोटेंशियल भी ए ए ए। बीच में कुछ आ रहा है, हाथी घोड़ा शेर बाघ कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कि ना ही रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, बैटरी कुछ नहीं आ रहा है, तो पोटेंशियल वही का वही रहेगा। तो ए ए ए ए यहाँ तक आ गया। ठीक है भाई, इसका मतलब ये पॉइंट ए है। उसी तरीक़ा से बी पोटेंशियल यहाँ पे है तो पोटेंशियल यहाँ यहाँ जाते जाते यहाँ पे भी बी ही हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ भी बी पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं ना, देखिए एक रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, फिर ए और बी के बीच में ये भी, फिर ए और बी के बीच में, तो तीनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही है भाई। मतलब कि ऐसा कुछ बन रहा होगा, सारा समझो बच्चों, ऐसा कुछ बन रहा होगा, ए इधर और बी इधर, मतलब तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में ही तो हो गए, आर आर आर। ठीक है, मैंने बोला ना ए बी के बीच में तीन है, एक दो तीन, तीनों ए और बी के बीच में ही हो गए हैं। तो ठीक है भाई, तो अब बताया जा सकता है बिल्कुल आसानी से कि 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों। वैसे तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, मतलब कि 3/r। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट भी बताया जा सकता है r/3। चलिए ठीक है, तो हमने ऐसा करके बता दिया, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो मैं ऐसे ही बता दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। लेकिन जब लोगों ने बोला कि अगर सर्किट कुछ ऐसा हो भाई, जब सर्किट कुछ ऐसा हो बच्चों, ऐसे करके, जब सर्किट कुछ ऐसा हो और वही ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, फिर से वही आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, क्या होगा। बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, अगर आप सॉल्व करने इसको जाएं, पहले आप करिए करिए तो पता चलेगा क्या दिक्कत हो रहा था। आप अगर करने जाएं तो ए पॉइंट ये है, सोचेंगे ए पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे है, तो तार में कुछ आ नहीं रहा, आ रही है, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा बी। भाई आप कैसे चेक कर रहे हो, यहाँ पे तो कुछ आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है ना भाई, तो रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसका पोटेंशियल चेंज कर देगा। मतलब यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक बी पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही होगा, क्योंकि बीच ऐसे नहीं चलते रहेगा, बीच में कुछ आ गया। माना जाए, यहाँ पे मानना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ एक्स पोटेंशियल है, मानना पड़ेगा यहाँ पे कुछ वाई पोटेंशियल है। भाई हमें पता ही नहीं है ना क्या पोटेंशियल है यहाँ पे, आप कैसे इसको निकालेंगे। सोचिए ना, ये आपको लग रहा है कि ये सीरीज, ये पैरेलल में है, ये दोनों लग रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस किस चीज़ में है, पता ही नहीं चल रहा है यार, पता ही नहीं चल रहा। अगर आप करना चाहें तो करिए, होगा ही नहीं, ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में। तो भाई इसको करें कैसे, एक तरीका है, देखिए मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल इसका एक्स है और ये पोटेंशियल इसका वाई है। ठीक है,
दोनों पोटेंशियल को हम लोग इधर लिख दिए। तो अब आपको यहाँ पे अगर देखना हो तो रेजिस्टेंस एक्स और ए और एक्स के बीच में, एक्स वाई के बीच में, एक वाई बी के बीच में, फिर यहाँ पे एक्स और बी के बीच में, और ए और वाई के बीच में, सारा रेजिस्टेंस को वैसे ही दिखाना होगा। मान लेते हैं कि ए पॉइंट इधर यहाँ पे था, बी पॉइंट यहाँ पे था, और एक्स पॉइंट ऊपर मान लेते हैं, वाई पॉइंट नीचे मान लेते हैं। बोलेंगे ऐसा क्यों मान लिया, हम उधर भी मान सकते थे। मान लीजिए बच्चों, किधर भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ए पॉइंट इधर से आया और एक्स तक गया, तो एक्स तक गया तो एक रेजिस्टेंस मिला ना हमें, देखिए ध्यान से। ए से वाई तक गए तो फिर से एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर एक्स से बी तक गया तो फिर से एक रेजिस्टेंस मिला। फिर आप यहाँ वाई से, फिर आप यहाँ वाई से बी गए तो फिर से आपको एक रेजिस्टेंस मिला। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। ए से वाई गए, ए से वाई गए एक रेजिस्टेंस, ए से एक गए एक रेजिस्टेंस। फिर एक्स से वाई गए, यहाँ से एक्स से वाई गए एक और रेजिस्टेंस बना देते हैं यार। चलिए ठीक है। और अब देखा जाए तो 4 एक 5 बन गया, 5 ही था वहाँ पे, तो बिल्कुल वैसा ही बन गया बी और एक्स के बीच में और बी और वाई के बीच में, है ना, सब कुछ वैसा ही बन गया। सबका रेजिस्टेंस आपको आर दे रखा है भाई। ओके, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। अभी भी आपको लग रहा होगा कि भाई कौन सा नेटवर्क है यार, यहाँ से गया यहाँ, ये दोनों मान लेते हैं पैरेलल में, फिर ये किस चीज़ में, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसी कारण से व्हीटस्टोन अंकल आए, उन्होंने बोला कि अगर इस टाइप का नेटवर्क बन रहा है तो उसको सोल्व करने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है भाई? इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब कि बैलेंस्ड होता है ना, वो बैलेंस्ड होता है, अनबैलेंस्ड भी होता है। तो अनबैलेंस्ड अभी हम नहीं देखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। अभी बैलेंस्ड देखना है। बैलेंस्ड मतलब क्या, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस का रेशियो ओवरऑल इक्वल होना चाहिए, तब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है बच्चों। ओके, वैसे करना होगा। तो यहाँ पे अगर आर इक्विवेलेंट हम लिखना चाहें बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो ये हम अभी बताने वाले हैं। पहले समझ लीजिए कि व्हीटस्टोन अंकल ने दिया क्या था। देखिए, वो हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रूफ होता है, प्रूफ टाइप आप समझ लीजिए, वो हम अभी आपको करा देते हैं। प्रूफ होता हो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसे ही लोग बना दिए हैं। देखिए, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने रेजिस्टेंस बना दिया भाई। वही ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। आपको दे रखा है कि ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। अलग अलग दे रखा है क्योंकि जनरल के सोल्व कर रहे हैं ना हम लोग, ये स्मॉल आर। तो प्रूफ में ये होता है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बोला जाता है। और इसका ये पोटेंशियल मान लेते हैं, ये एक्स पोटेंशियल और ये वाई पोटेंशियल है। ये कंडीशन पे वैलिड होता है। बोला जाता है इफ़, बोला जाता है बच्चों आपको, इफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एक्स एंड वाई आर सेम, अगर इनका पोटेंशियल सेम हो गया देन R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। कंडीशन है बच्चों, है ना। अगर ये दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ तब जाकर ये होगा, या फिर अगर इनका रेशियो सेम हुआ तो पोटेंशियल इन दोनों का सेम हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि ये है तो वो है, वो है तो ये है, ठीक है। तो ऐसा होगा अगर ये ऐसा कंडीशन होता है। और ये हमेशा कहाँ होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है, नेटवर्क भी बोल सकते हैं, इसी में होता है। इसी को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। आपने एज्यूम कर लिया है ऑलरेडी कि पोटेंशियल ऑफ एक्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ वाई है। चलिए ठीक है भाई, यहाँ से कुछ करंट जाएगा। पोटेंशियल ए पोटेंशियल को हमने हाई पोटेंशियल मान लिया यहाँ पे, ठीक है। हमारे पे बी पोटेंशियल को जीरो पोटेंशियल मान लिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये भी पोटेंशियल पे है, ये जीरो पोटेंशियल पे।
मानने के ऊपर है यार। अगर आप चाहें तो इसको बी भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी ए भी मान सकते हो, वैसे भी सोल्व कीजिए। हमने डायरेक्ट हल्का कर दिया, जीरो मान लिया, मान सकते हैं हम लोग, और इसको भी पोटेंशियल मान लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट क्या है, भी, और पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट हमने क्या मान लिया है, जीरो, हमने एज्यूम किया है। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखने हैं, क्या देखना है। अब हमको पता चल गया, यहाँ से मान लेते करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट आपको I2 फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट बढ़ जाएगा, कितना में बढ़ेगा नहीं पता है। ओके, अगर हम R1 में देखें कि कितना करंट पास आउट हो रहा है, तो देखिए पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एट एक्स, उसको एक्स ही लिख देते हैं, इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब I1 इंटू R1। उसी तरीक़ा से पोटेंशियल माइनस वाई पोटेंशियल माइनस इक्वल टू I2 इंटू R2। आ रहा है समझ में मैंने कैसे लिखा, इन दोनों ये वायर के बीच में देखिए, यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स इक्वल टू I1 इंटू R1। यहाँ पे V माइनस वाई इक्वल टू I2 इंटू R2। कर तो दिया, सिंपल है यार, ऐसे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम लोग, तो यहाँ पे भी तो कर सकते हैं, x माइनस जीरो पोटेंशियल इक्वल टू आई। देखिए अब यहाँ पे लिखना होगा कि इधर से करंट कितना जा रहा है, इधर से करंट कितना जा रहा है। एक बात आपको पता ही है कि पोटेंशियल x और y का सेम है। अगर कहीं पे पोटेंशियल सेम हो जाता है इसका और इसका, तो भाई इसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा ना। क्यों करंट फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, नहीं करेगा फ्लो इसमें। तो करंट I1 ऐसे ऐसे जाके इधर आ जाएगा, I2 इधर से जाके इधर आ जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में, आ रहा है कुछ समझ में। ये I1 इधर आ जाएगा, ये I2 इधर आ जाएगा। आप बोलेंगे ना कि करंट इधर भी तो जा सकता था, नहीं जाएगा ना, क्योंकि यहाँ जाने के लिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। बोल तो दिया हमने कि सेम है, तो सेम है तो क्यों जाएगा भाई, नहीं जाएगा। तो I1 इंटू R3 आ रहा है, y माइनस जीरो इक्वल टू I2 इंटू R4 आ रहा है। सिंपल सी बात है। तो अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, है ना, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये वाली देखिए, x अपॉन वाई इक्वल टू I1 R3 अपॉन I2 R4। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ आ रहा है, पोटेंशियल माइनस एक्स और पोटेंशियल माइनस वाई, मतलब कि एक्स और वाई का तो पोटेंशियल सेम है, मतलब भी में से कोई कांस्टेंट चीज़ घटा रहा है, भी में से 5 घटा रहा है तो वैल्यू कुछ आएगा भी माइनस 5। यहाँ पे भी में से 5 ही घटा रहा है, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो भी माइनस 5 यहाँ पे भी आएगा। तो भाई ये दोनों फिर से सेम है, ये दोनों फिर से सेम हो गया। तो सेम हो गया तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका मतलब कि I1 R1 इक्वल टू I2 R2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1 भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे करके तो हम लिख ही सकते हैं ना बच्चों। तो उसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई। तो x अपॉन वाई का वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है I1 बाई I2 का वैल्यू है R2 बाई R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R4। अब तो सिंपल हो गया। अब एक्स वाई का पोटेंशियल सेम है, अरे यार एक्स वाई का पोटेंशियल सेम है ना, तो ये तो हट ही जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा। सिंपल सी बात है। R1 R4 इक्वल टू R2 R3, इसका मतलब क्या हो गया, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। आ रहा समझ में कुछ बच्चों, हमको यही तो लाना था, यही तो लाना था भाई। तो आ गया ना, तो सिंपल है यार, ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो ये होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तभी होता है जब पोटेंशियल इन दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसी को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोल दिया जाता है। अनबैलेंस में क्या होगा, अनबैलेंस में चीज़ें चेंज हो जाएगी, इसका रेशियो कांस्टेंट होएगा ही नहीं, अलग अलग होगा। तो वो ना ही सीरीज में है, ना ही पैरेलल में आएगा कॉम्बिनेशन, ना ही बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, वो अलग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ से सोल्व करेंगे, आगे वो चीज़ हम पढ़ेंगे तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत मेहनत लगेगा। और वैसा एग्जाम बच्चों जनरली नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है भाई। उतना टाइम टेकिंग किसको पास टाइम है, एग्जामिनर भी सोल्व करने लगेगा, वो 5 नंबर में देना पड़ेगा, तो वैसा आता नहीं। बैलेंस समझ गए, और इसका प्रूफ हो सकता है बोर्ड में कभी कभी पूछ लिया जाए। तो हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग क्या बोले वहाँ पे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो रहा है,
आर बाई आर इक्वल टू आर बाई आर। भाई ये तो है ही तो इसका मतलब इधर करंट जाएगा ही नहीं, तो इसको हटा दो यार, ये कोई मतलब कहीं नहीं है, इसको हटा दो। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हटा दिए यहाँ से हटा दिए, तो अब करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में। इसका मतलब यहाँ पे कैसा बन रहा है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा ही तो बन रहा है, ये पॉइंट है, ऊपर जाके ऐसे, फिर एक और, फिर नीचे एक और, फिर एक और ऐसे करके बी से निकल जा रहा है, और सबका वैल्यू आर 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 है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 2r ऊपर में, नीचे में भी 2r। अब दोनों का अगर कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4r डिवाइडेड बाई 4r, तो r आ जाएगा, आंसर हो गया। यही आंसर हो गया बच्चों, देख रहे हैं इतना आसानी से आ गया। अगर बैलेंस्ड हो जाता है तो, बैलेंस हो जाता है तो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखने वाले हैं, इस तरीक़े से सोल्व किया जा सकता है। चलिए एक जेईई मेंस 2022 का काफ़ी आसान सा सवाल आ रखा है, हम कर लेते हैं। करंट आई फ्लो थ्रू द गिवन वायर, करंट, ठीक है। तो ये करंट बताना है भाई, ये कितना होगा, तो सिंपली बता सकते हैं ना यार, ऐसे जा रहा होगा। इसको सोल्व कीजिए पहले, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो ये प्लस का 6 मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। तो ये हाई पोटेंशियल 6 वोल्ट और यह 0 वोल्ट पे है। चलिए भाई, तो ये 6 वोल्ट है, तो ये वायर में इधर कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ से जाते जाते कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब ये भी 6 वोल्ट पे है। उसी तरीक़े से यहाँ पे ये कुछ नहीं मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ पे ये 0 वोल्ट पे है। क्यों ऐसा लिख पाए, पीछे बताया ना मैंने, बीच में कुछ आ जाता तो नहीं लिख पाते, लेकिन कुछ है ही नहीं, ये भी 0 वोल्ट पे। तो सिंपल सी बात है, 6 और 0 वोल्ट के बीच में एक रजिस्टर, फिर एक और, फिर एक और सब 6 और 0 के बीच में ही है। तो भाई कुछ ऐसा ही तो बन रहा है, कुछ ऐसा ही तो बन रहा है भाई, ऐसा ही तो बन रहा है ना बच्चों। ये सब 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो ओवरऑल इनका क्या हो गया आर इक्विवेलेंट, पीछे ही बताया ना, 9/3 मतलब 3। ये 6 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो मतलब आई कितना बहेगा, आई इक्वल टू डेल्टा भी 6 - 0 अपन आर 3, 2 एम्पियर का करंट बह रहा है इसमें। ये ओवरऑल इसको हटा के हम एक रेजिस्टेंस बना सकते थे 3 ओम का, तो इसमें करंट कितना जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही तो नेटवर्क बन जाएगा। तो यही पे ऐसा ही रहेगा, तो 6 वोल्ट इधर से, तो करंट वही जाएगा ना बच्चों जो इसमें जाएगा, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट जाएगा भाई, तो यहाँ पे 2 एम्पियर लिख दीजिए। कितना आसान आया था बताइए, बस आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए और उसमें ये करंट ऐसे जा रहा है, बता देना है ना बच्चों। आसान है यार, आसान तो है। फिर से जेईई मेंस 2020 का सवाल, ये भी काफी आसान है। I1 का वैल्यू बताना है, ए से सी में जो जा रहा है, ये किधर है, सी इधर है, तो ए और सी से जो करंट ये जा रहा है I1, इसका वैल्यू बताना है, बताया जा सकता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब सोचना होगा आपको कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं। ये देखेंगे, ये देखेंगे, अभी तो हमने बताया बस ये वाला था, ये कहाँ से आ गया, तो छोड़िए ना, आ गया तो आने दीजिए, क्या दिक्कत है, हमें तो बस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखना है। ऐसे देख लेंगे, 2/2 रेशियो 1, 2/2 रेशियो 1, भाई बैलेंस बन गया। अब तो क्या ही करना है, अब तो बन गया। तो यहाँ पे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बन रहा है, बच्चों, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बैलेंस्ड जब बन जाता है तो पोटेंशियल बी और डी का सेम हो जाता है, तो इसको हटा दो, ये कुछ है ही नहीं। ओके, तो अब बचा क्या हमारे पास, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, और एक ऐसे जा रहा है करंट। तो देखिए नेटवर्क बना लीजिए आप, ऐसे ही तो जा रहा है। तो ये आपको पता चल गया, ये 2, ये भी 2, ये 4, ये भी 4, ये 2, ये भी 2। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ से ये करंट आई ही जा रहा होगा, और यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी सी पोटेंशियल है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि इसमें करंट कितना जा रहा है, तो देखा जाए तो क्या देख लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है यार। इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4, नीचे भी 4, क्योंकि सीरीज में है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो आर इक्विवेलेंट निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये आपको आ जाएगा 5/8, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास निकाल लिया ना हमने बच्चों, कितना निकाले, 5/8,
ऐसे हमको ज़रूरत भी नहीं है इसको निकालने की, ऐसा कुछ डायरेक्ट बना लीजिए, क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं ऐसे ही निकाल दिया। तो यहाँ पे आई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर, डेल्टा वी कितना है 8 वोल्ट अपॉन आर 5/8। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आर इक्विवेलेंट 8/5 आया ना भाई, उल्टा हो जाता है ना क्योंकि 1 अपॉन में है, ठीक है 8/5। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से जो आ रहा है करंट ये ऐसे, ये 5 एम्पियर का आ रहा है। तो कुछ करंट इसमें जा रहा है, कुछ इसमें, कुछ इसमें। और ये वाली करंट हम डायरेक्टली भी तो बता सकते थे, इसमें जाने वाला करंट, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिर से 8 वोल्ट है। तो AC में देख लेते हैं, AC में दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट इक्वल टू I1 इंटू रजिस्टेंस कितना आ रहा है 4 4 8, ये कट गया। तो I1 का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये 1 एम्पियर का करंट होगा। ये मीटर क्यों लगा रखा है भाई, ये मीटर क्यों लगा रखा है, एम्पियर में मेजर करता है ना करंट, ठीक है। तो इससे 1 एम्पियर जा रहा है और ये दोनों देख सकते हैं कॉम्बिनेशन लगभग लगभग सिमिलर है। तो बचा अब 4 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर इधर चला गया, 1 एम्पियर इधर चला गया, ये कितना जा रहा था 5, तो इधर चला जाएगा 2 और इधर चला जाएगा 2। अरे यार सिंपल तो है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, 2 2 2 2, तो दोनों में बराबर ही तो जाएगा। तो 4 को बराबर हिस्सों में बांट देते, तो 2 2 इधर से। हमको इसमें पूछा था, 1 बता दिए, आसान है। बस मैं ऐसा बता रहा हूँ, आपको इतना कुछ करना थोड़ी था, आपको तो बस ये वाली करना था। यहाँ से इनको बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8, इधर से जाने वाला करंट V इक्वल टू IR लगा दीजिए, आंसर पा लीजिए। एक आंसर होगा इसका, एक 1 आंसर होगा, आप लिख लीजिएगा जैसे भी। हाँ तो देखिए मैं ये बता रहा था बच्चों कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब बनता है तो वो कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है A और B के बीच में, A है और B है। यहाँ पे बताइए बैलेंस बन रहा है, कहाँ बन रहा है भाई, 5/10, 5/10 मतलब कि 1/2, इधर पे 10/5 मतलब कि 2/1। तो भाई ये दोनों उल्टा पलटा बन रहा है, ये अनबैलेंस्ड है। ये कैसा है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है ना बच्चों। फिर भी व्हीटस्टोन है क्योंकि उसी तरीके का दिख रहा है, लेकिन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए किरचॉफ पढ़ना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे, है ना, आगे देखेंगे बच्चों, है ना। इसको भी छोड़ दीजिए, धीरे धीरे चीज़ें पढ़ते जाएंगे ना तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। एक ही बार सारे थोड़ी पढ़ना है, आगे देखेंगे, ठीक है। इसको भी छोड़ दीजिए। सिमेट्रिकल सर्किट में क्या होता है भाई, ये बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे आप देख लीजिए, अगर आपको सीरीज नहीं दिख रहा है, पैरेलल नहीं दिख रहा है, व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन भी नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है वो सिमेट्री से सॉल्व हो जाए भाई, ऐसा होता है कभी कभी। देखिए तो 2 तरह के सिमेट्री हम लोग बताने वाले हैं आपको। एक सिमेट्री होता है मिरर सिमेट्री, मतलब हम आईना में ऐसे हैं तो वहाँ भी वैसे ही दिखेंगे, ठीक है। एक होता है फोल्डिंग सिमेट्री, मतलब किसी एक्सिस के अबाउट फोल्ड किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई पहले देख लेते हैं मिरर सिमेट्री। ये हो गया आपका बच्चों मिरर सिमेट्री। वैसे ही एक होता है बच्चों फोल्डिंग। वैसे ही एक होता है फोल्डिंग सिमेट्री। तो चलिए दोनों देख लेते हैं यार। इसमें बात ये होती है कि देखिए एग्जाम्पल से समझिए, आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। मान लेते हैं ना बच्चों, मान लेते हैं आपको दे रखा है R2R, R2R और ये छोटा वाला R। अब बच्चे बोलेंगे अरे मास्टर ये तो अभी भी बताया ना, ये क्या बताया, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने तो बताया बैलेंस्ड, जो कि बैलेंस्ड है 1/2, 1/2। तो इसको तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे यार, इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बच्चों ठीक है आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन समझिए मिरर सिमेट्री से भी ये सॉल्व हो सकता है। अब सोचेंगे कि जब हमने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ ही लिया तो ये क्यों पढ़ूँ भाई, आखिरकार आंसर तो सेम आएगा। जरूरी है पढ़ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं छोटा दिखा रहा हूँ, आगे सवाल करेंगे अभी करने वाले हैं, उसमें आपको नहीं पता चलेगा व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन बन रहा है कि नहीं। तो आप मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री ही यूज कर पाइएगा। देख लीजिए मैं बोल रहा हूँ सही बात है, आगे क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। समझिए यहाँ पे करंट जो इधर आ रहा था, एक करंट इधर बह गया, इधर बह गया। मान लेते इधर करंट I1, इधर करंट I2 और यहाँ से करंट I जा रहा था। तो करंट यहाँ पे देखिए ये एक मिरर सिमेट्री बन रहा है। यहाँ पे एक अगर मिरर ऐसे करके लगा दे
बिल्कुल बीच में अगर ऐसे करके मिरर लगा दे ऐसे करके, तो जो इस साइड चीज़ होता है वही इस साइड भी दिखता है। अब इस साइड पीछे नहीं बच्चों, मतलब मिरर में लगता है कि हम उधर पीछे हैं, जिससा इधर खड़ा है वैसा ही उधर खड़े हैं, ऐसा लगता है हमें। तो ये जैसे आर यहाँ है वही आर यहाँ पे भी है, 2R यहाँ पे भी है और 2R यहाँ पे भी है। अब बोलेंगे यहाँ पे ए था यहाँ पे बी दिख रहा है, तो ये थोड़ी मिरर में आया। तो बच्चों हम उसको मिरर में नहीं ले रहे हैं, मिरर में बस इस चीज़ को ले रहे हैं, ठीक है। उसको तो हम कैलकुलेट करेंगे। हमको कैलकुलेट क्या करना है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इसलिए उसको रहने देंगे। वो रूल है, तो देख सकते हैं आप, वैसा ही है वैसा ही है वैसा ही है वैसा ही है, ठीक है। और इसका क्या है, इसका छोड़िए ना अभी। तो इधर से करंट I1 जा रहा है, इधर से करंट I2 जा रहा है, तो सिमिलरली वैसा ही हमको मिरर में इधर भी देखेगा। इधर करंट I1 आ रहा है, इधर करंट I2 आ रहा है, और इधर से फिर I निकल जा रहा है। ओके ओके, अब आप समझ पा रहे हैं कुछ? मतलब करंट I1 गया इधर, इधर इधर गया, और यहाँ पे भी I1 आ गया, मतलब करंट इधर नहीं गया, करंट ऐसे चला गया। I2 यहाँ से निकला ऐसे ऐसे, इधर नहीं गया, इधर ही चल गया, क्योंकि यहाँ पे I2 है। इधर जाता तो इधर कुछ कम हो जाता ना, I2 में माइनस हो जाता, लेकिन I2 निकला और डायरेक्ट यहीं चला गया, मतलब इधर गया ही नहीं, और इसमें भी इधर चला गया, इधर गया ही नहीं। तो भाई ये फिर है क्यों? इधर जब जाना ही नहीं है तो है क्यों ये? तो हटा दीजिए उसको, मतलब ये है ही नहीं भाई। मतलब इन दोनों का फिर से पोटेंशियल सेम हो गया। हाँ वही तो बात है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है बच्चों। आ रहा कुछ समझ में? ये ए है और ये बी है, इधर करंट जा ही नहीं रहा है, ये जो था ऐसे रह गया, ठीक है। अब कनेक्टेड ही नहीं है, आर 2R आर 2R, कैलकुलेट कर लीजिए अब आर इक्विवेलेंट। तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 2R, इनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 4R। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2R इंटू 4R, 2R इंटू 4R डिवाइडेड बाई 6 ऑफ R, ये कट गया 3 बार, मतलब कि 4R अपॉन 3 आ रहा है भाई, इतना आएगा आर इक्विवेलेंट। आ रहा समझ में? तो इसको हटाने का तरीका समझ लीजिए आप। अब आ जाता है फोल्डिंग सिमेट्री में। फोल्डिंग सिमेट्री जैसे वैलिड होता है, मान लेते हैं एक ऐसा आपको सीन दे रखा है, हो सकता है ना बच्चों कहीं कहीं पे दोनों बन रहा हो, फोल्डिंग भी और ये मिरर भी, तो वहाँ पे कैसे कोई भी यूज कर लीजिएगा वहाँ पे जहाँ पे दोनों लग रहा हो, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे फिर से आपको ऐसा ही कुछ दे रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि ये कितना है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये यहाँ पे आर दे रखा है। मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं लिखते, क्योंकि वैल्यू लिखेंगे ना तो आपको जनरलाइज नहीं हो पाएगा, जनरलाइज करना है ना, तो 2R यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे फिर से स्मॉल r। समझिए बच्चों, फिर से A और B पॉइंट हमने ले लिया। तो भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे मिरर बना दूँ ऐसे करके, तो इधर 2R है, इधर R बन रहा है, मतलब मिरर में सिमिलर इमेज नहीं बन रहा है। हम इधर खड़ा है, वहाँ पे मेरे दुगने हाइट के खड़ा है कोई इमेज में, तो ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, मतलब मिरर सिमेट्री यहाँ पे नहीं आ रहा है। मिरर सिमेट्री नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है, फोल्डिंग सिमेट्री आ सकता है। कैसे फोल्डिंग करना है, जो भी पॉइंट ए और बी के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है आर इक्विवेलेंट, उसी के अबाउट हम फोल्ड करते हैं, याद रखिएगा, हम उसी के अबाउट फोल्ड करते हैं भाई, ये भूलना नहीं है। तो इसके अबाउट क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, ठीक है। और ये क्या था यहाँ पे, ये वाला ये मिरर था बच्चों, ठीक है, और ये फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड कैसे करेंगे, मतलब ये वाली उसको पर ऐसे है ना, ऐसे है, तो ऐसे इसको उठा के इधर रख दिए, ऐसा समझिए, ऐसा पेज है आपके पास, कॉपी में होता ना, तो ऐसे करके उठा के इधर रख देते हैं, तो ये फोल्ड कर रहे हैं। तो उसी तरीका इसके अबाउट आप इसको इधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे, फोल्ड हो जाएगा। फोल्डिंग में एक बात बहुत ध्यान देने वाला है कि अगर ये ए पोटेंशियल है तो ये भी ए पोटेंशियल होगा, ये भी ए पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि आप फोल्ड कर रहे हैं जब, तो मान लेते हैं इसका एक्स पोटेंशियल है, ये भी एक्स हो जाएगा, ये तो बी पोटेंशियल है, ये भी बी ही हो जाएगा। ये तो ठीक है, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा, लेकिन ये वाला पोटेंशियल सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप फोल्ड कर रहे हैं ना, तो सिमेट्री भी मिल रही है,
ये जो देखिए यहाँ पे जो 2R है, यहाँ पे वही 2R है, यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे भी वही आ रहा है। तो जब फोल्ड कर रहे हैं ना तो पैरेलली हो रही है, जैसे है ना बच्चों, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? ये इस पे जाके ऐसे मिल रहा है, ये 2R था, ऊपर से ऐसे 2R, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना। तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है बच्चों, सेम हो जाता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए, आप याद कर लीजिए, याद भी कर सकते हैं कि ये जो होता है वही ये होता है। और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है यार, क्योंकि ये वही है, वही ये है, वही ये है, वही ये है। तो भाई सिमेट्री है ना, जब सिमेट्री होता है तो चीज़ें सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही बात, पोटेंशियल इन दोनों के बीच का सेम हो गया है फिर से, तो इधर करंट जाएगा ही नहीं, ये कुछ नहीं करेगा यहाँ पे। तो फाइनली बनेगा क्या, फाइनली बनेगा क्या फिर? फाइनली तो यही बन जाएगा ना यार, ए बी, और यहाँ पे हो गया 2R, यहाँ पे हो गया 2R, यहाँ पे हो गया R, यहाँ पे हो गया R। तो मैं ये बोल रहा था, जब इसको हम ऊपर उठा के इधर रख दिए, इसको रख दिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली, जब इसको आप इस पे रखेंगे ना तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में 2R क्या हो जाता है, R हो जाता है। तो ये हम नहीं लिखेंगे, R हो जाता है, ठीक है। ये R इस पे जाके रखाएगा, तो R का पैरेलल में R/2 हो जाता है, तो हम R/2 लिखेंगे। और जब हम इसको उठा के ऊपर रख दिए टोटल, तो नीचे कुछ बचा ही नहीं। अरे यार, ऊपर उठा के रख दिए तो नीचे कुछ नहीं बचा ना, तो नीचे कुछ नहीं बचा बच्चों। ये क्यों लिखना है, नहीं लिखना है। तो ऐसा कुछ बनेगा, बिल्कुल बोलेंगे ये छोटा वाला R किधर गया, भाई ये तो पोटेंशियल सेम हो गया ना, तो ये हट गया, ठीक है। तो अब ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट A और B के बीच में कितना हो गया, R + R/2, मतलब कि 3R/2। आंसर हो गया भाई। आ रहा कुछ समझ में? तो फोल्डिंग और मिरर ऐसे काम करता है, और दोनों काफ़ी आसान है बच्चों, दोनों काफ़ी आसान है यार, आप लोग सबको समझ में आ ही रहा होगा आई थिंक। ठीक है, तो चलिए आगे अब आपको और चीज़ें बताते हैं इसी पे। एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना होता है जब इनफाइनाइट नेटवर्क होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी देख लेते हैं, बस छोटा सा चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज में आपको ऐसे दे रखा है कुछ, ये जल्दी आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आ गया तो आपको सोल्व करने आना चाहिए। ऐसा इस टाइप का रहता है, ऐसे इस टाइप का आगे ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कहाँ तक बच्चों, इन्फिनिटी तक, ठीक है यार। आपको दे रखा है यहाँ पे ये R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 ऐसा बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे भी R1 R2, और ये आपको दे रखा है R1, ठीक है। तो बोला जा रहा है आपको R इक्विवेलेंट निकालिए। R इक्विवेलेंट कितना होगा इनके बीच में, इनफाइनाइट तक जाने में, किनके बीच में, A और B के बीच में। फिर से ये A और B ही, ठीक है, बिटवीन A एंड B, इन दोनों के बीच में होगा कितना R इक्विवेलेंट। तो आसानी से तो बताया जा सकता है। इसको पहले पूरा को यहाँ से यहाँ तक सोल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा, फिर ये इसको सोल्व कर लीजिए इन दोनों के बीच में। तरीका कुछ ऐसा ही है, लेकिन रिपीटेशन क्या हो रहा है, R/2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये रिपीटेशन कहाँ तक हो रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा होगा वो हमें नहीं पता है। बोलेंगे इन्फिनिटी होगा यार, इन्फिनिटी होगा, लेकिन हमें R इक्विवेलेंट निकालने के लिए कुछ सोचना होगा ना बच्चों, कुछ सोचना होगा। अगर यहाँ से जोड़ते 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 हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इनका सम इन्फिनिटी है, लेकिन उसमें अगर 2-3 रेजिस्टेंस और जोड़ दें तो उसका भी सम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब ओवरऑल इनका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, या इन्फिनिटी लिख दे, नहीं, कुछ वैल्यू होता है वो हमें बताना पड़ेगा। इन्फिनिटी जनरली कहना सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है ना बच्चों, ये R1 R2, फिर से ये R1 R2, फिर से ये R1 R2, तो ये चलते 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 इन्फिनिटी तक गया। तो इनका R इक्विवेलेंट अगर हम बताना चाहें, जैसे देखिए यहाँ से ऐसे गया होगा, और यहाँ पे इनको जोड़ के कुछ आया होगा, ये सब जोड़ के मान लेते हैं कि यहाँ पे R इक्विवेलेंट आया, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास, R2 था, ये R1 था, ये R1 था, ये A था, ये B था। और अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट
आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा R2 इंटू ई आर ई डिवाइडेड बाई R2 प्लस आर ई। ठीक है भाई, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 आर ई डिवाइडेड बाई R2 प्लस आर ई प्लस R1, सॉरी अच्छा ठीक है R1 ही माना था, तो 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 इंटू आर ई डिवाइडेड बाई R2 प्लस आर ई, ये हो जाएगा आर ई। कुछ समझ में आया मैं यहाँ पे ऐसे लिख कैसे पाया भाई? ये आर ई इसलिए लिखा क्योंकि इसको जोड़ते जोड़ते हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसका मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई होगा, जो भी होगा तो ऐसे जोड़ते जोड़ते ही तो आया होगा, तो ये मैं यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे भी मान सकते हैं, लेकिन होगा तो कुछ एक ही ना जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक का सम है, तो मान लेते हैं इसी में जोड़ते जोड़ते 3 रेजिस्टेंस और जोड़िए, तो उसका पूरा का सम भी तो आर ही होगा। ये चीज़ समझना है, क्यों होगा आर ही? क्योंकि इन्फिनिटी तक है, तो मान लेते समंदर में जाके 2 गिलास पानी डाल दिए, कभी बीच पे गए हो, नहीं गए हो तो चाहिएगा, बीच मतलब समंदर जहाँ पे अथाह पानी हो, तो जाकर वहाँ पे 2 गिलास पानी घर से जाकर डाल दीजिए, कहेंगे मैंने भाई समंदर में 2 गिलास पानी डाले, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? आप अंबानी जी को 2 रुपये जाकर दे दें तो क्या फ़र्क पड़ता है उनके वेल्थ में? कुछ नहीं पड़ता है। जैसे आपको कुछ आता नहीं है तो आपको 2 थप्पड़ मार देगी कोई आकर तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, है ना? तो समझ जाइए वैसा ही। ओके, अरे सर जी हमको कौन मारेगा, मैं भी मारूंगा उसको, मैं बहुत बदमाश हूँ। ठीक है बच्चों, आप बहुत बदमाश है, बहुत अच्छी बात है अभी लगता होगा, है ना? तो चलिए यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू आर ई आ जाएगा, प्लस R2 आर ई आ गया, और इधर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये डिवीज़न में था, हो जाएगा क्या, R2 प्लस आर ई। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ओवरऑल अब इसको सोल्व किया जा सकता है, R2 आर ई प्लस आर ई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 आर ई प्लस R2 आर ई। R2 आर ई 2 बार दिख रहा है, तो ये तो हम हटा ही सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अगर आप ध्यान दें तो आर ई का स्क्वायर, एक सेकेंड, ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे इक्वल टू है ना, हाँ चलिए ठीक है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ आर ई माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 बराबर 0, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ से आप वैल्यू आर ई का निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, करना चाहें तो करिएगा, मत, उतना ज़रूरत नहीं है, ये बस समझना ऐसे था। तो अब सवाल करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। समझिए, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए भाई? यहाँ पे बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे ऐसे करके जाता, ऐसे करके जाता तो बन सकता था, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा है, ये ऐसे ही जा रहा है, जंक्शन यहाँ पे है भाई, तो कैसे बनेंगे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं दिख रहा, बोलेंगे दिख तो रहा है R/R 2R/R, और ये हटा देंगे, फिर ये बचेगा। कर सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन अगर इससे भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ बनाइए भाई, यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगाइए, नहीं हो पाएगा ना, समझिए। तो यहाँ पे कुछ सिमेट्री आपको दिख रहा है बच्चों, क्या सिमेट्री? या तो आप इसको फोल्डिंग सिमेट्री से कर लीजिए, या तो आप इसको मिरर सिमेट्री से कर लीजिए, दोनों से आंसर, सॉरी मिरर से नहीं हो पाएगा, देखिए ध्यान से, मिरर ऐसे रख देंगे तो भाई यहाँ R यहाँ 2R सेम रहना चाहिए था ना, नहीं बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप लगाते हैं मिरर वाला सिमेट्री तो भाई गलत हो जाएगा, ये लगेगा ही नहीं, तो क्या लगेगा? फोल्डिंग, फोल्ड करना होगा, इसके अबाउट फोल्ड करना है, इसके अबाउट फोल्ड कर देना है नीचे ऊपर। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं बराबर है, ऊपर R नीचे R, 2R 2R, ये तो इसी के एक्सिस पे है, और यहाँ पे भी R यहाँ पे भी R। ठीक है भाई, फोल्ड करने पे क्या होता है, होता क्या है, यहाँ पे जो पोटेंशियल A का था ये तो वही रहेगा, यहाँ पे B का वही रहेगा, लेकिन इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, मतलब ये X ये भी X, क्योंकि दोनों का पैरेलली में कॉम्बिनेशन हो जाता है फोल्ड करने पे, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना पड़ता है। तो सेम हो गया तो भाई इसको हटा दो ना, फिर ये कोई मतलब का ही नहीं है, इसको हटा दीजिए आप, इसको हटा देंगे। चलिए यहाँ पे बना के हटा देते हैं, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, R हो गया, 2R हो गया, R हो गया, 2R हो गया। ठीक है भाई, और ये भी था,
ये भी आर था, ये भी 2R था। तो अब सॉल्व करना आसान हो गया। क्यों? अरे यार सिंपल तो है। अब R 2R को जोड़ेंगे 3R 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 का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3R, 3 टाइम्स है तो 3 से गुना कर दो, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। सिंपल आंसर आ गया। ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से बताना है A और B के बीच में। ओके, तो A और B के बीच में क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं। A और B के बीच में निकालना है। क्या लगता है यहाँ पे कौन सा सिमेट्री होगा? भाई यहाँ पे दोनों सिमेट्री दिख रहा है। या तो इसके अबाउट ले लीजिए, फोल्ड कर दीजिए तो भी वही रहेगा, या तो आप ऐसे ले लें, ऐसे भी ले लें तो बात वही बनेगी। जो इधर है उतना वही इधर है उतना। आप किसी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेता हूँ मैं इससे सॉल्व करता हूँ। किससे? करंट वाला से, मतलब कि ये वाला सिमेट्री। इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं इधर I1 करंट जा रहा है, तो यहाँ पे भी I1 ही, सॉरी I2, यहाँ पे I3। तो इधर से बहने वाली करंट भी, उसका वैल्यू भी I1 I2 I3 ही होगा। ओके, तो अब हम ये बता सकते हैं जो करंट यहाँ से ऐसे करके बह रहा है, यहाँ से ऐसे करके बह रहा है, यहाँ से ऐसे करके बह रहा है, वो किधर भी मुड़ा ही नहीं, लेकिन मुड़ सकता है बच्चों, मुड़ सकता है। सोचिए थोड़ा सा, ये करंट I2 को ध्यान से दीजिए, देखिए I2 इधर गया, यहाँ पे आया होगा, लेकिन यहाँ पे इसको I2 ही पहुँचाना है। मतलब कि यहाँ से इधर भी नहीं गया, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, ये ऐसे ही चला गया। I2 को ध्यान से देखिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। I2 सीधी चलता ही गया, क्योंकि यहाँ पे इसको I2 पहुँचाना था। लेकिन अगर आप I1 देखें तो यहाँ से गया, हो सकता है कि यहाँ बट गया हो सकता है बट गया हो, फिर यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे I1 आ गया हो, बट सकता है। ये यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि ऐसे ही चला गया, यहाँ पे बट सकता है, क्योंकि है इधर भी रेजिस्टेंस। इसमें क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट जा रहा है, मतलब कि ये जुड़ा हुआ नहीं है भाई। ये ऐसे चला गया ना, इधर जा सकता था, जब ये जुड़ा होता इधर जा सकता था, इधर जा सकता था, नहीं गया, क्योंकि इधर से ये जुड़ा हुआ नहीं है। आ रहा समझ में? ये डायरेक्टली इधर चला गया, तो इसको हम हटा सकते हैं। ये जंक्शन अगर यहाँ पे जुड़ा होता, एक्चुअली में आपको दिखा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, दिखा भला ही रहा, हुआ नहीं है। मतलब कि क्या बात हुई, मतलब कि क्या बात हुई? बात ये हुई कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो आर ही था, समझिए ये ऐसे है। एक्चुअली में इसका ऐसे हम बता सकते हैं कि ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और सबका रेजिस्टेंस तो आर हमको दे रखा है। मतलब कि इधर बहने वाला करंट ये जो है, इधर ये ऐसे जा रहा होगा, ये I1 यहाँ पे होगा, I2 और I3, ठीक है, इस तरीक़ा से बह रहा है। और ये हम कैसे पता कर पाए कि ये इससे सटा हुआ नहीं है, क्योंकि I2 जाकर यहाँ भी I2 ही पहुँच रहा है। तो भाई जब यहाँ से जब I2 ही पहुँच रहा है, तो मतलब ये सटा हुआ नहीं है। सटा रहता तो इधर भी करंट जाने लगता। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सोल्व करना आसान है, क्योंकि सब आर आ रहे हैं। तो ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों तो सीरीज में है भाई, तो सीरीज में है तो 2R हो जाएगा। ये दोनों के किस चीज़ में है, सीरीज में है, तो 2R हो जाएगा। 2R और ये R था, ये R था, तो 2R और R का क्या हो जाएगा, 2R R का। और बच्चों एक ही तरीका का मतलब एक ही तरफ का आप सोल्व कर लीजिए, सिमिलर ही तो है, कर लीजिएगा बाद में उसको भी। तो सिंपल सी बात है, 2R R का कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3R, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, मतलब कि R 1/R प्लस 1/R प्लस 1/2R/3 था, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इधर वाला, नीचे वाला। तो ये कितना हो रहा है, 2 2 4 4 और 3 7/2R, मतलब कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो रहा है 2R/7। ठीक है भाई, 2R/7 आ रहा है हमारे पास। R इक्विवेलेंट का वैल्यू 2R/7 नीचे वाला आ रहा है, मतलब कि नीचे जितना आ रहा है 2R/7 इन सबको सॉल्व करने पे, ऊपर भी इतना ही आ रहा होगा। तो फाइनली आप बता सकते हैं कि ऊपर कितना आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, और बीच में कितना आ रहा है। बीच में तो R R का 2R हो जाएगा भाई, ये 2R,
ये हो जाएगा 2R/7, ये भी हो जाएगा 2R/7, और ये सब का इक्विवेलेंट ए से बी निकल गया। अब यहाँ पे बताया जा सकता है कि 1/, ये 2R/7 है ना, 2R/7 दो बार आ रहा है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, प्लस 1/2R, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा बच्चों, 14 × 15/2R आ रहा है, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट का वैल्यू हम बता सकते हैं 2R/15। तो ये आंसर हो गया भाई, 2R/15 हमारे पास आंसर हो गया ओवरऑल इसका। ठीक है ना बच्चों, काफ़ी इजी सा है, ऐसा आप कर सकते हैं। सिंपल सा सवाल फिर से देख लीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी ऑफ द सर्किट। ओके, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सिंपल सी बात है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सिमेट्री नहीं दिख रहा है आपको, मिरर सिमेट्री नहीं दिख रहा है, जो इधर वाले तीनों है उधर ये भी है, सिंपल। ओके ओके, तो आसान हो गया ना भाई। इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, मतलब कि ये I1 होगा, ये I2 होगा। ठीक है भाई, तो इधर भी करंट आने वाला I1 होगा, इधर भी करंट जाने वाला I2 होगा। ध्यान से देखिए, I2 यहाँ गया, यहाँ से डायरेक्ट I2 यहाँ चला गया, मतलब इसमें गया ही नहीं, ये ऊपर है। फिर से वही बात कर रहा है, मतलब ये दोनों का फिर अब ऐसे हो गया ना बच्चों। फिर से बनाना जरूरी है क्या? आपको समझ में नहीं आया है क्या? ठीक है भाई, ए और बी ऐसे बना दिया हमने, सबका आर है। फिर से वही बात, आर का वैल्यू ये सीरीज में तो 2R हो जाएगा। समझ में आ रहा है 2R क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सीरीज में है ना ऐसे करके, तो 2R आर का फिर कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। ओवरऑल इसका अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2R/3 हो जाएगा, सिंपल। अब सबको जोड़ दीजिए, आर को, कितना हो जाएगा ओवरऑल, 2/R प्लस 2R/3 इक्वल टू 4, 4 3 7/2R। अब ये R, ये भी R, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 1/2R प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यह है 1/R ना, R इक्विवेलेंट। तो इसका वैल्यू अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 2R ऊपर चल जाएगा 7, मतलब कि 8/2R, मतलब कि 4/R। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है R/4। ये तो आंसर में ही नहीं है। क्या किया हमने, गलती कर दिया, कहीं पे गलती हो रहा है बच्चों। क्या गलती हो रहा है भाई? 4 3 7 तो ठीक है, 7 ठीक है। R का 2R/3, ठीक है, ठीक तो जा रहा है। ओके, ये भाई क्या कर रहा हूँ यार, ये सब गलतियां नहीं करनी है आपको, इसलिए मैं कर दिया। ठीक है, ये और ये सब सीरीज में है ना, तो सबको जोड़ देंगे ना, 2R प्लस 2R/3, यहाँ पे छोटा वाला 2R/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8R/3, ठीक है। अब आएगा ना आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8R/3। तो ये 4 से गुना कर देते ऊपर नीचे, तो 4 3 7 हो जाएगा अब, और नीचे हो जाएगा 8। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आपका आंसर कितना आ रहा है, 8R/7। तो सिंपली आपको ये दिख गया, सिंपल है यार, वो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसके बीच में बताना है क्या होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया नहीं, ये दे रखा था मैंने, यहाँ पे भूल गया लिखना। 2R ये होता है, 2R ये होता है, 2R ये होता है, 2R ये होता है, और इसका वैल्यू स्मॉल r, इसका वैल्यू स्मॉल r, इसका वैल्यू 2R होता है, इसका वैल्यू 2R। बोलेंगे बच्चे आपको याद कैसे है, क्योंकि मैं करा था इसको। ठीक है, तो बताना यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा P और Q के बीच में। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, फिर से आपको अगर ध्यान दिया जाए तो आपको दिखेगा ऐसे करके सिमेट्री, मिरर वाला सिमेट्री अभी भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब इधर जो 2R, यहाँ पे भी 2R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2R। ठीक है, इधर से निकलने वाला करंट, इसका मतलब इधर गया होगा, इधर गया होगा, इधर गया होगा।
तो छोड़िए, यहाँ पे दिखा दीजिए, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, I1 I2 I3, सिमेट्री के कारण यहाँ पे भी I1 पहुँचा होगा, यहाँ पे भी I2 पहुँचा होगा, यहाँ पे भी I3 पहुँचा होगा। करंट इसका मतलब ऐसे बह गया, ऐसे बह गया, ऐसे बह गया, इधर गया ही नहीं, इधर गया ही नहीं। तो क्यों लिखो हो भाई इसको, क्यों लिखे हो इसको, हटा दो। अब क्या हो गया, सिंपल हो गया ना। तो 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 4r, तो 1/4r नीचे भी है तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस 1/2r। सिंपल सी बात हो गई ना बच्चों। अब ये 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/r प्लस 1/r, इसका मतलब क्या हो गया, r डिवाइडेड बाई 2 इंटू r प्लस r। इस किसका वैल्यू हो गया, 1/r इक्विवेलेंट का। तो सिंपल सी बात है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, यही तो दिख रहा है। एक सेकेंड, 2 टाइम्स ऑफ है, 2 टाइम्स ऑफ है। अरे भाई क्या गलती करते रहते हैं, इतना गलतियां नहीं चलती है। इतना गलतियां अगर आप कर देंगे बच्चों तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ना। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, करना सीखिए कैलकुलेशन भाई, आप ही का है वो और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है, इनफाइनाइट नेटवर्क बोल दिया है, इनके बीच का हमको रेजिस्टेंस बताना है। रिपीटेशन यहाँ से हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, आगे भी रिपीट होता जाएगा। अगर मैं नेटवर्क बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, ये ए था, ये बी था, ये कितना आएगा नहीं पता है, लेकिन ये मान लेते हैं कि आर आ रहा है, कैपिटल आर, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। इसका पूरा समेशन किया है तो वो हम मान लेते हैं कि आर आ रहा है, ठीक है। और अगर इसमें 2 और जोड़ देंगे तो पूरा भाई इन्फिनाइट तक जा रहा है ना, तो पूरा तो आर ही होगा। मतलब आर इक्वल टू, इसका कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा बच्चों, ये वाला देखिए पैरेलल में है, तो आर इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1, फिर उसको जोड़ देंगे तो 1 प्लस आर अपॉन आर प्लस 1। इसका मतलब हो गया 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1। इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 2r प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं r इक्वल टू माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 1, 2a होता है ना, 2 इंटू 1। तो यहाँ से r का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपको साफ साफ आंसर दिख गया, यही तो है। आसान है यार, ऐसे किया जाता है ना। तो बच्चों यहाँ तक आने के लिए आपको फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि बड़ा वाला ठांकू मिलेगा आपको, क्योंकि ये सब सवाल हो सकता है आ जाए, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आसान है यार, थोड़ा सा सीख लीजिए इसके बारे में। आता नहीं है जनरली, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आ जाए तो यार करने में आसानी हो जाएगी ना, नंबर आपकी बढ़ेगी ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ओके बाय।